चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सर हाँ जी, सर मैं ना वो इंटरनेट में सर मेरा नेट ना हो पाया तो सर वो अटेंडेंस इसमें लगी। अच्छा चलो क्लास के बाद बताना मुझे। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब हमारे पास जो दो सिनेरियोज हैं वो क्या हैं। एक हमारे पास है बी पी डी क्यू, ये हमारे पास ओरिजिनल स्केयर है जिसके एंगल्स आपस में 90 डिग्री के हैं। ये टॉप व्यू बनाया हुआ है हम लोगों ने। और एक है ए बी सी डी जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उसी स्केयर की। अब यहाँ पे आप देखो कि डायगोनल दोनों का सेम है, ये हम लोगों को पता लग गया। उसी के ऊपर हम लोगों ने ये स्केयर भी बनाया और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बनाई। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की रेशियो हम लोगों ने निकालनी है। हमने देखना है कि जो बी ए बी एक्सिस आइसोमेट्रिक की वो असल में क्या है, असल में उसकी लेंथ क्या है बी पी। इसी तरह ए डी जो है उसकी असल में लेंथ है डी पी एंड सो ऑन। चारों एक्सिस जो हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं असल साइड के उससे। तो अभी हम रेशियो का फार्मूला यूज करके इनकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखो इन द ट्राइंगल ए बी ओ, आप ट्राइंगल बनाओ ए बी ओ। इस ट्राइंगल में बी ए डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू कॉस 30। बी ए डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू 1/cos 30 बनाया है इसने। तो बी ओ डिवाइडेड बाय बी ए आपके पास cos 30 था तो इसको उसने फ्लिप कर लिया। तो cos का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है बी ओ और हाइपोटेन्यूज है बी ए। तो बी ओ डिवाइडेड बाय बी ए आपके पास cos थीटा होता है और थीटा आपके पास 30 डिग्री है। तो आप देखो बी ओ डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू कॉस 30 और बी ए डिवाइड बाई बी ओ इज इक्वल टू 1/cos 30। 1/cos 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2/√3। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं पी बी ओ, ओरिजिनल स्केयर वाला पी बी ओ। अब इसमें क्या है कि एंगल 45 डिग्री है, इसका कॉस थीटा क्या होगा बी ओ डिवाइड बाई बी पी इज इक्वल टू कॉस 45। तो बी पी डिवाइड बाई बी ओ इज इक्वल टू 1/cos 45। तो बी पी डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू 1/cos 45 इज इक्वल टू √2/1। ये हमारे पास दूसरी हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम लोगों ने निकालना है बी ए डिवाइड बाई बी पी। हम लोग निकालना चाह रहे हैं बी ए डिवाइड बाई बी पी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे, एक को फ्लिप करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बी ए डिवाइड बाई बी ओ इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई बी ओ डिवाइड बाई बी पी कर लेते हैं ताकि बी ओ कैंसिल हो जाए। तो वो क्या हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। ठीक है, ये हो गया, ये फ्लिप हो गया 1/√2 हो गया, ये 2/√3 हो गया। बी ओ आपस में कैंसिल हो गए। बी बी ए और बी पी आपके पास रह गया। बी ए और बी पी इज इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 इज इक्वल टू 2/√3 इज इक्वल टू 0.815। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर बी पी की जो लेंथ है वो 1 होगी तो बी ए की लेंथ क्या होगी 0.815। The ratio isometric length over true length is equal to 0.815। तो ट्रू लेंथ जितनी भी है उसका 0.815 टाइम्स हमने आइसोमेट्रिक लेंथ बनानी है। आपका बीपी जो है, जो असल में लेंथ है क्यूब के एच की, जो कि 25 असल में होती है, ये 10 कर लेते हैं हम लोग। 10 है बीपी की लेंथ। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो बी ए की लेंथ है वो हम लोग 10 नहीं करेंगे, वो 8.15 रखेंगे। ठीक है, तो ये स्केल है आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो एजेस की लेंथ होती है वो इक्वल टू ट्रू लेंथ नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। किस तरह डिफरेंट होती है, इतने नंबर से डिफरेंट होती है 0.815। वर्टिकल जो होता है, जो पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस चीजें होती हैं उनकी लेंथ सेम होती है। इसमें पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस आपके पास क्या क्या चीजें हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है सारी की सारी ये पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस है। और ये जो डायगोनल है ये पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस है। तो आप ये देख लो कि जो असल में जो एक्स वाई प्लेन्स होते हैं, असल वाले एक्स वाई प्लेन्स, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो ये आपके पास लाइन ड्रॉ करो भाई, ये आपके पास आइसोमेट्रिक लाइंस हैं, एक्सिस हैं, सॉरी आइसोमेट्रिक एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या क्या है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है और ये आपके पास जी है। ठीक है, और जो आपके असल के एक्स वाई होते हैं वो क्या होते हैं, असल के एक्स वाई आपके होते हैं
ये आपके असल के एक्स है, एक्स और वाई 2D में जो एक्स वाई होते हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं जी, एक्स 2D और ये है वाई। तो आपके पास दो एक्सिस हम यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी, एक आइसोमेट्रिक एक्सिस और एक 2D वाली एक्स वाई एक्सिस। तो जो जो लाइन 2D वाली एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल में होंगी उनकी लेंथ ट्रू रहेगी, और जो जो इनके पैरेलल में नहीं होंगी उनकी लेंथ ट्रू नहीं रहेगी। तो इस वाले क्यूब में अगर आप देखो तो कौन कौन सी लाइन है जो 2D वाले एक्स वाई के पैरेलल में है, तो आपकी जो ये वर्टिकल लाइन है सारी की सारी, ये वाली और ये वाली, ये तीनों वर्टिकल लाइंस जो हैं इनकी जो लेंथ है वो जो तीनों वर्टिकल लाइंस है, सॉरी ये तीनों वर्टिकल लाइंस वाई 2D के पैरेलल में है, तो इनकी लेंथ ओरिजिनल रहेगी, इनकी लेंथ हम चेंज नहीं करते। इनकी जो लेंथ है वो 10 मिलीमीटर ही है या 10 सेंटीमीटर ही है, अगर 10 सेंटीमीटर का क्यूब है आपके पास। इसके अलावा जो बी डी है अगर आप देखो तो बी डी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी लेंथ भी ट्रू रही है ऑटोमेटिकली। लेकिन जो आपके पास बाकी है चीजें सारी वो पैरेलल टू एक्स और वाई है, तो इनकी जो लेंथ है वो आइसोमेट्रिक लेंथ होगी है, वो 10 के बजाय 0.815 होगी। ठीक है, तो ये कन्वेंशन आप लोगों ने याद रखनी है, 2D एक्स वाई वाली और दूसरी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें बताया जी कि यहाँ पे उसने नहीं बताया खैर, लेकिन आगे चलते हैं। Therefore, while drawing an isometric projection, it is necessary to convert true length into isometric lengths for measuring and marking the size. तो उसने कहा जी कि ये ज़रूरी है कि आप जब भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाओ तो ये ज़रूरी होता है कि आप उसकी लेंथ को कन्वर्ट कर लो, पहले ट्रू लेंथ को आइसोमेट्रिक लेंथ, फॉर मेजरिंग एंड मार्किंग द साइज, साइज को मेजर और मार्क करने के लिए। तो अगर मैं किसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग से कोई एक एज का साइज मेजर करता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ट्रू लेंथ में कन्वर्ट करूंगा। तो अगर मेरा साइज जो है वो 8.15 आ रहा है तो मैं उसको कन्वर्ट करके क्या करूंगा, मुझे पता लगा है कि असल में जो पार्ट है उसका साइज है 10, लेकिन ड्राइंग पे वो 8.15 शो है। दिस इज कन्वीनियंटली डन बाय कंस्ट्रक्टिंग एंड मेकिंग यूज ऑफ एन आइसोमेट्रिक स्केल एज शोन बिलो। तो यहाँ पे हम आइसोमेट्रिक स्केल एक ड्रॉ करते हैं जो कि इस नीचे उसने बनाया है। ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन BD ऑफ एनी लेंथ at the end B, draw line BA and BP such that DBA is equal to 30 डिग्री एंड DBP is equal to 45 डिग्री। तो आपने DB एक लाइन ड्रॉ की है, ये नजर आ रही है DB लाइन। उसके बाद आप इसके यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, और उस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इस B पॉइंट से दो मजीद लाइंस ड्रॉ करते हो। एक 30 डिग्री के एंगल पे है जिसको हमने AB कह दिया, और एक 45 डिग्री के एंगल पे है जिसको हमने BP कह दी या PB कह दी। ठीक है, तो AB वाली जो लाइन है वो D के साथ 30 डिग्री बना रही है और BP वाली लाइन D के साथ 45 डिग्री बना ली है। Mark division of true length on the line BP and from each division point draw verticals to BD meeting BA at respective points। तो आप क्या करोगे कि BP से आप इसकी डिविजन्स बनाओगे। BP को आप BP को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है BP को। तो यहाँ से हमने BP को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस पार्ट को की वर्टिकल प्रोजेक्शन हम BD पे गिराते हैं, जिस जिस पॉइंट पे वो BA को कट करती है वो पॉइंट आपका असल में स्केल बन जाता है। तो ये बी जीरो जो है ये असल में 10 मिलीमीटर है, लेकिन ये जो जीरो बी होगा ये नीचे वाला, ये आपके पास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की स्केल होगा, यानी कि ये 8.15 के बराबर होगा। इसी तरह जो B1 है वो 20 मिलीमीटर है, लेकिन यहाँ पे जो B1 है वो आपके पास 8.15 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह करके उसने हमें असल में आइडिया ये दिया कि आप एक किसी भी जगह पे ये लाइन बना लो और एक स्केल डिफाइन कर लो कि हमने स्केल डिफाइन कर लिया। तो अगर हम लोगों ने किसी भी जगह पे 40 मिलीमीटर की लाइन लगानी है, हमारे पास जो असल डायमेंशन है वो 40 मिलीमीटर की है, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 मिलीमीटर की लाइन नहीं लगाएंगे, बल्कि इस स्केल जो हमने खुद से बनाया है किसी पेपर के ऊपर, उस स्केल पे हम लोग B3 की लेंथ को मेजर करेंगे और उस लेंथ की लाइन वहां पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये स्केल आपने पेपर पे बनाया हुआ है अलग से साइड पे। जब आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ करते हो, तो जब आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कोई बनानी है और आपको पता लगता है जी कि आपकी लेंथ 50 मिलीमीटर है सपोज, या 40 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर या इन बिटवीन इनके है, तो आप क्या करते हो, आप उस जितनी लेंथ यहाँ पे शो हुई है 40 मिलीमीटर, उसके अगेंस्ट जो ये ए बी के ऊपर लेंथ बनती है वो मेजर करते हो और उस लेंथ जितनी लेंथ अपनी ड्राइंग के ऊपर पेस्ट कर दो। ठीक है,
दूसरा तरीका उसने बताया द सेम स्केल में आल्सो बी ड्रॉन विद डिविजन्स बाय नेचुरल स्केल ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी। तो आप डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी 50 मिलीमीटर की ड्रॉ करके उसके ऊपर भी एक स्केल बना सकते हो। तो एक स्केल हमने ये बनाया, एक स्केल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये स्केल किस तरह का है, द सेम स्केल में इसमें क्या करेंगे, एट द एंड्स ए एंड बी ड्रॉ लाइन ए सी एंड बी सी। आपने ए बी एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसकी लेंथ आपने 50 मिलीमीटर बना ली, ठीक है, सपोज इसकी 50 मिलीमीटर लेंथ है। फिर हम लोग ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ करेंगे कि ए सी जो है वो उसका एंगल 15 डिग्री है और बी सी जो है उसका एंगल 45 डिग्री है। ये दोनों लाइन आपस में मीट करती हैं और सी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो आपने 45 डिग्री के एंगल पे एक कर्व या आर्क लगानी है जो भी है, और यहाँ पे 15 डिग्री पे सॉरी, और 45 डिग्री पे यहाँ पे लगानी है। दोनों आपस में सी पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। मेकिंग 15 एंड 45 डिग्री एंगल्स विद ए बी रिस्पेक्टिवली एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी। तो सी पे इंटरसेक्ट किया उन्होंने। फ्रॉम द डिवीजन पॉइंट ऑफ ट्रू डिवीजन ऑन ट्रू लेंथ्स ऑन ए बी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू बी सी एंड मीटिंग ए सी एट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। हमने क्या किया, ए बी पे डिवीजन ड्रॉ की है, जितनी भी डिवीजन हम लोगों ने बनानी थी। आप लोगों ने यहाँ पे 5 डिवीजन बना ली हैं जिस तरह पीछे बनाई थी 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद उन डिवीजन पॉइंट से आपने पैरेलल टू बी सी लाइन्स ड्रॉ करनी है। पैरेलल टू बी सी हमने लाइन्स ड्रॉ की। तो आपके पास ये जो ए सी की जो लाइन है ये आइसोमेट्रिक लेंथ है, ऊपर लिखा भी हुआ है, और ये ट्रू लेंथ है। तो अगर आपने 40 मिलीमीटर की लाइन लगानी है जो कि ये 30 मिलीमीटर की जो कि ए टू के बराबर है, तो अगर आपने आइसोमेट्रिक व्यू पे वो लाइन 30 मिलीमीटर की लगानी है तो आप ए टू ये आइसोमेट्रिक स्केल वाली लेंथ की लाइन मेजर करोगे और वो ड्रॉ कर दोगे। और दूसरा जो आसान तरीका है वो क्या है कि कैलकुलेटर पे मेजर करो और कैलकुलेटर से बना दो कि अगर आपने 20 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो उसको 0.815 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, तो जो आंसर आता है उतनी लेंथ की लाइन लगा दो। आपको अपना स्केल बनाने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सारी डायमेंशंस को कन्वर्ट करो और वो डायमेंशंस अपने फुट्टे से मेजर करके लगा दो। तो ये स्केल उस केस में यूज होता है कि भाई आपने फुटे वो कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा मसला हो रहा है, कैलकुलेशन बार बार करने से आपको वो होता है, टाइम लगता है या आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप स्केल बना लेते हो। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करने से कोई मसला नहीं है तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पे जितनी भी लेंथ है उसको 0.815 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो लेंथ आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग की होगी। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये 2D XY जो एक्सिस है उनके पैरेलल में जो लाइंस होंगी वो आपने ट्रू लेंथ ड्रॉ करनी है, वो आपने आइसोमेट्रिक लेंथ नहीं ड्रॉ करनी। आइसोमेट्रिक लेंथ आपने सिर्फ एक्स और वाई के पैरेलल वाली लाइंस को ड्रॉ करना, ठीक है। समझ आ गई सबको? यस सर। चलो ठीक हो गया, आगे चलें। समझ आ गई है तो आपको समझ आ रही होगी ऐसा ऐसा आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाते हैं। बनानी सबको आती है, लेकिन सिर्फ क्या है कि उसकी डायमेंशनिंग करना थोड़ा सा मसला है। फ्रॉम डिवीजन पॉइंट्स ऑफ ट्रू लेंथ ऑन ए बी ड्रॉ, ये हो गया। द लाइन बी डी एंड ए सी रिप्रेजेंट इक्वल डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर फेस ऑफ द क्यूब बट आर नॉट इक्वली शॉर्टेड इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो उसी फिगर में 17-2 में जहाँ पे हमने क्यूब देखा था उसमें बी डी और ए सी आपके पास दो डायगोनल हैं। अगर आप देखो बी डी और ए सी आपके पास दो डायगोनल्स हैं। ये दोनों डायगोनल्स आपके क्या कहते हैं इक्वली, इनको होना सेम चाहिए था, लेकिन इसमें ये सेम नहीं है दोनों आपस में। किधर गया बी डी ने इसकी ट्रू लेंथ रिटेन किया, ए सी लेकिन शॉर्ट हो गया है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन में ये पॉइंट रेज करना चाहता है कि लाइंस व्हिच आर नॉट पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस आर नॉट रिड्यूस अकॉर्डिंग टू एनी फिक्स्ड रेशियो। तो जो पैरेलल इनके नहीं होती एक्स वाई जी के, उनकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। हम जब भी हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं, the measurement should therefore be made on isometric axis and isometric lines only। तो जब भी आपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है, आपने जो लाइंस पैरेलल टू आइसोमेट्रिक प्लेन्स नहीं है इन तीनों के, वो आपने कभी भी ड्रॉ नहीं करनी खुद से। आपने सारी लाइंस जो आइसोमेट्रिक प्लेन के पैरेलल है वो ड्रॉ करनी है, जो बाकी लाइंस है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगी, क्योंकि आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपने कॉर्नर पॉइंट्स ज्वाइन कर देने हैं, उनको मेजर करने की, उनको एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। जब भी हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है तो सिर्फ वो एजेस हमने ड्रॉ करने हैं और उनको एंगल देने हैं और उनकी लेंथ मेजर करनी है जो एक्स वाई और जी के पैरेलल में होंगे। इनके अलावा जो भी लाइंस होती हैं जो पैरेलल में नहीं होती, उनको हम लोग खुद से ड्रॉ नहीं करते, उनके एजेस हम लोग अचीव कर लेते हैं और एजेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। जैसे इस वाली ड्राइंग में आपके पास ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो तीन लाइंस हैं ये आपकी पैरेलल टू एक्स वाई नहीं है, ठीक है।
ये लाइंस आपकी पैरेलल टू एक्स वाई जी, इन तीनों में से किसी के भी पैरेलल नहीं है, तो हम लोग इन लाइंस को खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग सारी लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये पॉइंट भी आ गया और ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया और ये पॉइंट भी आ गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना है, इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना है। तो हमें क्या करना पड़ा, इन लाइंस को मेजर नहीं करना पड़ा ना, हम लोगों ने इनको कोई एंगल दिया है, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ होगी। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है therefore the measurements should therefore be made on isometric axis and isometric lines only। measurement सिर्फ आपने isometric axis और isometric lines की करनी है। the non isometric lines are drawn by locating position of their ends on isometric planes and then joining them। तो non isometric drawings जो edges होते हैं या lines होती हैं वो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, उनके एंड पॉइंट्स की लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक व्यू। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक व्यू। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों ने फोकस करके थोड़ा ध्यान से सुननी है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड आइसोमेट्रिक व्यू। if the foreshortening of the isometric lines is in an isometric projection is disregarded। तो foreshortening क्या होता है कि हम लोग छोटा कर रहे हैं आइसोमेट्रिक लाइंस को। तो अगर हम लोग आइसोमेट्रिक लाइंस को छोटा करना छोड़ दें और इसको इग्नोर कर दें और जितनी ट्रू लेंथ है एंड इंस्टेड द ट्रू लेंथ्स आर मार्क, उसके बजाय असल लेंथ ही मार्क कर लें, जितनी उनकी असल लेंथ है वही बना दें। The view obtained will be exactly of the same shape but larger in proportion। जो व्यू हमें आपको मिलेगा वो सेम शेप का होगा लेकिन प्रोपोर्शन में लार्जर होगा। मेरे ख्याल से इनको भी हम लोग शॉर्ट करते हैं कि नहीं, हाँ इसको भी शॉर्ट करते हैं। जी एक्सिस पे होता है यार, उसको भी शॉर्ट करते हैं। ये मैंने एक चीज आपको ना एक्स्ट्रा बता दी। जो आपकी ये वर्टिकल एजेस हैं इनको भी आपने शॉर्ट करना है, इनको भी छोटा करना है, इनको ओरिजिनल नहीं रखना वर्टिकल एक्सिस को। सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, इसमें से सिर्फ आपकी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है ना, सिर्फ वो आपकी ओरिजिनल शेप में रहती है एक्स टू डी। तो सिर्फ आपकी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइंस होती है ना, सिर्फ वो ओरिजिनल शेप में रहती हैं, ओरिजिनल लेंथ में रहती हैं। उसके अलावा सारी आप शॉर्ट करते हैं। तो इसमें जो सी जी है ये भी शॉर्ट हुआ है, क्योंकि चारों लाइंस आपको नजर आ रहा होगा कि आपस में इक्वल है। आपस में इक्वल इसी वक्त हो सकती है जब आप इसको भी शॉर्ट करोगे, क्योंकि हमने बी सी को शॉर्ट किया है। तो जब बी सी शॉर्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली बी एफ भी शॉर्ट होगा, तब आपस में बराबर होगा। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो लाइंस होती हैं पैरेलल, सिर्फ वो आप ओरिजिनल लेंथ में रखते हो, बाकी सारी जो है वो शॉर्ट करते हो। तो यहाँ पे आप क्या आइसोमेट्रिक ड्राइंग और व्यू, इसमें उसने क्या कहा है कि फोर शॉर्टनिंग ऑफ आइसोमेट्रिक लाइंस इन एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज डिसरिगार्डेड। हम लोग छोटा करना जो है वो उसको डिसरिगार्ड कर दें, छोटा ना करें। इंस्टेड द ट्रू लेंथ आर मार्क्ड, आप असल जो लेंथ है वही बना दो। द व्यू ऑब्टेन्ड विल बी एग्जैक्टली द सेम शेप बट लार्जर इन प्रोपोर्शन। तो 17.5 में आप देखोगे कि जो व्यू हमें मिलेगा वो शेप उसकी एग्जैक्टली सेम होगी, लेकिन उसका जो साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये आपके पास फ्रंट व्यू है, ये आपके पास टॉप व्यू है, इन दोनों को देख के हम लोगों ने ये आइसोमेट्रिक व्यू बनाया। इस आइसोमेट्रिक व्यू में क्या है जी, फॉर शॉर्टन वी है, छोटी वी है एजिस। तो आप देखोगे कि ये जो लाइन की लेंथ है और इसकी जो लेंथ है ये आपस में कम है। इसी तरह ये जो लेंथ है और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये आपस में कम है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको छोटा नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओरिजिनल ट्रू लेंथ ही बना रहे हैं। तो हमने ट्रू लेंथ से इसको ये बना दिया। तो देखने में अब ये जो है ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ट्रू लेंथ जो कर दी है हमने आइसोमेट्रिक व्यू में। तो देखने में लग रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये इसका फ्रंट व्यू नहीं है, ये ब्लॉक बड़ा है, ये फ्रंट व्यू छोटा है, लेकिन शेप इन दोनों की सेम है। फर्क सिर्फ क्या है कि इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। ठीक है, तो प्रोपोर्शन जो होती है वो 22.5% अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शन में वो बड़ा हो जाता है। देन द ऑब्टेन्ड then that obtained by the use of geometric scale due to the ease in construction and the advantage of measuring the dimension directly from the drawing। अब इसको बनाना भी आसान है क्योंकि आपको ना ज्योमेट्रिक स्केल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और ना आपको कैलकुलेटर पे कुछ करना पड़ेगा। आप जितनी लेंथ आपको शो हुई है उसी लेंथ का आप बना देते हो। तो आसानी के लिए, और उसके अलावा एक और उसका फायदा ये है कि अगर आपने किसी ड्राइंग की डायमेंशन मिसिंग है जो आपके पास आई है, किसी फैक्ट्री में आप जॉब कर रहे हो और किसी ड्राइंग की डायमेंशन मिसिंग है, तो आप डायरेक्टली उस ड्राइंग से मेजर कर लेते हो, आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ड्यू टू ईज इन कंस्ट्रक्शन
एंड एडवांटेज ऑफ मेजरिंग द डायमेंशन डायरेक्टली फ्रॉम द ड्राइंग। ये दो ईजीज होती हैं, हमें कंस्ट्रक्शन भी आसान हो जाती है, स्केल नहीं बनाने पड़ते, चेंजेस नहीं करनी पड़ती, और आप डायरेक्टली ड्राइंग से भी डायमेंशन मेजर कर सकते हो। इट हैज बिकम अ जनरल प्रैक्टिस टू यूज द ट्रू स्केल इंस्टेड ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल। तो जो जनरल प्रैक्टिस है वो ट्रू स्केल पे ही हम लोग बनाते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल पे हम लोग नहीं बनाते जनरल प्रैक्टिस में। लेकिन अब आपको आइसोमेट्रिक व्यू तो आपने आइसोमेट्रिक ही बनाया, तो कंफ्यूजन हमें हो जाती है कि अब कि कोई किसी ने बताया जी कि आइसोमेट्रिक मैंने ड्राइंग बनाई है, अब हमें क्या पता कि उसने आइसोमेट्रिक स्केल पे बनाई है कि ट्रू स्केल पे बनाई है। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए द व्यू ड्रॉन विद द ट्रू स्केल इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक व्यू, while that drawn with the use of isometric scale is called isometric projection। तो ये दो चीजें डिफरेंट हो गई हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक व्यू वो होता है जो ट्रू स्केल पे बनाया होता है, लेकिन जो आइसोमेट्रिक स्केल पे बनाया होता है उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपस में डिफरेंट है और फर्क आपको पता लग गया है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक व्यू डिफरेंट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से, इन द वे दैट आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो ट्रू स्केल पे ड्रॉ हुई हुई है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक स्केल पे ड्रॉ हुई। ठीक है, तो उसने कहा जी रेफरिंग टू फिगर 17-2 द एक्सिस BC एंड CD रिप्रेजेंट द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये फिर उसी स्क्वायर पे पहुंच गया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया आपको। इन अदर वर्ड्स द वर्टिकल एजेस आर शोन बाय द वर्टिकल लाइंस बाय द हॉरिजॉन्टल एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग 30 डिग्रीज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये उसने हमें वही बात किया कि जो वर्टिकल एजेस होते हैं किसी भी ड्राइंग के वो वर्टिकल लाइन से ही शो किए जाते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एजेस होते हैं वो या तो 30 डिग्री के एंगल पे शो किए जाते हैं, मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। These lines are very conveniently drawn with the T-square। T-square का फायदा अब आपको समझ आ गया होगा कि 30 और 60 डिग्री के क्यों होते हैं उसमें एंगल। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए T-square मोस्टली यूज होते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल, या सेट स्क्वायर, सॉरी T-square कह रहा हूँ, सेट स्क्वायर जो है आपके वो इन एंगल्स को डायरेक्टली बना देते हैं। आइसोमेट्रिक ग्राफ आ गया। पहले मैंने जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होती हैं उसमें मोस्टली एजेस जो होते हैं वो XYZ के पैरेलल में होते हैं, सारे मोस्टली एजेस। जो पैरेलल में नहीं होते वो हम लोग वैसे ही ड्रॉ नहीं करते, उनको हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्टली ड्रॉ करते हैं उनके कॉर्नर पॉइंट्स को कॉर्नर पॉइंट्स तक पहुंचने के बाद। तो हम इसका आसान तरीका क्या है कि आप आइसोमेट्रिक ग्राफ पेपर एक ले लो, इसमें आप देखोगे कि जो सारी लाइंस हैं वर्टिकल Z एक्सिस X एक्सिस और Y एक्सिस को शो कर रही हैं। तो आप जब भी कोई लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो मैं फौरन इसको पैरेलल टू दूसरी लाइन के इस लाइन के ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की जो आपको नजर आ रही है इस लाइन को मैं पैरेलल टू इस ग्राफ की लाइन की ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये ग्राफ पे बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ग्राफ पे आपको हर जगह पे जिस तरह XY का ग्राफ आपने देखा होगा जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि हम लोग ग्राफ पेपर की लाइंस को यूज कर लेते हैं। तो आइसोमेट्रिक ग्राफ भी मिलते हैं। आइसोमेट्रिक ग्राफ में क्या होता है कि आपके पास 3 एक्सिस बनी हुई हैं जो आपको शो भी हो रहा है। आप जब भी ड्राइंग बनाते हो अपने एजेस जो है वो इन्हीं एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो एज है वो इसी इसके एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है, ये वाला जो एज है वो इसी एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है, ये वाला एज भी, ये मोस्टली जो एजेस हैं वो एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ हुए हैं, और जो नहीं ड्रॉ हुए वो पैरेलल टू एक्सिस ड्रॉ हुए हैं। तो आइसोमेट्रिक ग्राफ पे ड्राइंग बनाना आइसोमेट्रिक बहुत आसान होता है। Facilitates the drawing of isometric view of an object. Students are advised to make practice for drawing of isometric view using such graph। तो अगर आप इन ग्राफ पे प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी सीख भी जाओगे और बहुत तेज भी हो जाओगे ड्राइंग्स बनाने में। फिगर्स उसने बताई हैं 55, 56, 33, ये आगे जाके नजर आएंगी, यहाँ पे नहीं नजर आ रही। प्रॉब्लम्स आ गई जी। प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट शेप्स बना के देखेंगे आइसोमेट्रिक प्लेन में। जिस तरह हम लोगों ने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल्स बनाए थे, सर्कल्स बनाए थे, एंगल्स बनाए थे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे डिफरेंट शेप्स बना के देखेंगे आइसोमेट्रिक में कि कैसे शेप्स बनती। फिर आपको समझ आ जाएगी आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे शेप्स कैसे बनाई जाती है। सिंपल शेप्स हैं ये, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल होगा नजर आ रहा होगा, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, इसको क्या कहते हैं हेक्सागोन, उसके बाद सर्कल आ जाता है। ये 4-5 शेप्स हैं, ये आपको बनानी आती हैं ऑलरेडी, सिर्फ स्टेप्स यहाँ पे शो हुए हैं। द फ्रंट व्यू ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये स्क्वायर का फ्रंट व्यू दिया हुआ है, हमने इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, इसको हम ट्रू स्केल पे बनाएंगे, आइसोमेट्रिक स्केल पे नहीं बनाएंगे। तो हमने सिंपली क्या करना है, AD जो है वो वर्टिकली रहेगा, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल AD वर्टिकली है। आप क्या करोगे, AB और DC जो है इनमें से किसी एक लाइन को आप 30 डिग्री के ऊपर ड्रॉ कर देते हो। हम लोग क्या करते हैं DC को 30 डिग्री पे ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल के,
उसके बाद हम लोग सी के ऊपर एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं सी बी के बराबर, तो ये सी बी के बराबर वर्टिकल लाइन बना दी, उसके बाद इन कॉर्नर्स को हम लोग मीट करा देंगे, तो ये आपके पास एक स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। सिंपल एज दैट, आसान सा, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि जो वर्टिकल लाइंस थी वो वर्टिकली रहेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस को 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर देना है। ए बी डी सी 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो गया है, आप देख रहे होगे ए डी बी सी वर्टिकल के वर्टिकली है। और अगर हम इसको दूसरे व्यू से बनाना चाहते हैं, मतलब अभी ये क्या था कि आपके राइट हैंड साइड के, आपकी जो मशीन का पार्ट है, जो ड्राइंग है उसके राइट हैंड साइड पे शो हो रहा था। अभी ये क्या होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे अगर शो होता है तो वो इस तरह बन जाएगा। तो आपका जो ये डीसी था जिसका एंगल आपने यहाँ से 30 बनाया था, आप इसको आप दूसरी साइड पे 30 बना दो, ठीक है। सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर ये फ्रंट व्यू की जगह टॉप व्यू हो, टॉप व्यू अगर होगा तो हमें क्या पता लगता है कि जो सारी एजेस हैं, फ्रंट व्यू से हमें पता लगता है कि ये कौन से प्लेन के ऊपर है, ये तो जी एक्स प्लेन के ऊपर है या वाई जी प्लेन के ऊपर है। फ्रंट व्यू में ये दो प्लेन होते हैं। टॉप व्यू हमें बताता है कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। तो अगर आपके पास ए बी सी डी टॉप व्यू में है, तो टॉप व्यू का मतलब ये है कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, इसके सारे जो एजेस हैं वो एक्स और वाई के पैरेलल में होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास डीसी है इसको हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना देंगे, और एडी जो है इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस बना देंगे। तो आपकी जो डीसी लाइन है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और एडी जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस से। उसके बाद आप बाकी सारी जो दो लाइन है वो भी इसी तरह बना देते हो, एंगल्स आपके 30 डिग्री से रहेंगे एक्स एक्सिस। तो ये अगर टॉप व्यू है ए बी सी डी, तो आपका टॉप व्यू में आइसोमेट्रिक व्यू ये बन जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है द टॉप व्यू ऑफ द स्क्वायर ड्रॉ इज आइसोमेट्रिक व्यू। आसान सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह स्क्वायर है उसी तरह रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में सिर्फ फर्क क्या है कि लेंथ चेंज हो जाती है। अब अगर ये फ्रंट व्यू है तो सिंपल पी एस वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे इसने बनाया नहीं हुआ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बना के दिखाया हुआ। तो ये टॉप व्यू है तो क्या होगा कि एस आर जो है वो आपके पास 30 डिग्री पे बन जाता है और पी एस बन जाता है। द सरफेस ऑफ विच इज हॉरिजॉन्टल इज शोन इन फिगर ड्रॉ इज आइसोमेट्रिक व्यू। तो ठीक है, ये टॉप व्यू हमने बनाया हुआ है। ये आपका एस आर है वो आपका 30 डिग्री पे बन गया, पी एस भी 30 डिग्री पे, सिर्फ एग्जैक्टली वही चीजें आपने फॉलो की। तो ये 2 और 3 में क्या फर्क है? आप इन दोनों तरह बना सकते हो। फर्क क्या है जी कि ये एरो आप देख रहे हो, एरो आपको बता रहा है जी कि आप किस तरफ से देख रहे हो। अगर आप ऊपर से इसको देख रहे हो तो ऐसे है, अगर नीचे से देख रहे हो तो ऐसे है। टॉप व्यू आपका जी ऐसे बन जाता है। फ्रंट व्यू इसका कैसे बनेगा? फ्रंट व्यू में पी एस आपका वर्टिकली रहेगा, एस आर 30 डिग्री पे आ जाएगा और पी क्यू भी 30 डिग्री पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ए पी क्यू बी जो है ये आपका फ्रंट व्यू है रेक्टेंगल का। तो जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो जो भी एंगल्ड एजेस होते हैं जो पैरेलल टू आइसोमेट्रिक व्यूज आइसोमेट्रिक एक्सिस के नहीं होते, उनको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ नहीं करते। हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में सिर्फ वो एजेस ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल टू एक्स वाई जी या पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस के होंगे। जो ट्राइंगल होता है वो ऑटोमेटिकली पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस के नहीं होगा, उसकी जो एक एज है वो पैरेलल होगी, बाकी दो एजेस हैं वो पैरेलल टू नहीं होंगी। इसका तरीका क्या होता है कि हम लोग ट्राइंगल के अराउंड एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, इस ट्राइंगल के अराउंड हम लोगों ने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया पी ए क्यू बी या ए बी क्यू पी। हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट ये टॉप अगर फ्रंट व्यू है तो हम लोग इस रेक्टेंगल का ए बी पी क्यू का हम लोग फ्रंट व्यू बना लेंगे। ए बी पी क्यू आपके पास फ्रंट व्यू बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, सी क्यू जो लाइन है ये सी क्यू लाइन मेजर करेंगे। सी क्यू लाइन मेजर करके उसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल सी पॉइंट बनाएंगे। जितना सी क्यू कैपिटल सी क्यू है उतना ही स्मॉल सी क्यू आपने बना लिया। इस सी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बी को जोड़ देंगे, एक लाइन ए को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो आपकी ए सी और बी सी लाइन है वो हम लोगों ने मेजर करके ड्रॉ नहीं की, ना उसके एंगल्स ड्रॉ किए हैं। हम लोगों ने सिर्फ जो आइसोमेट्रिक लाइंस के ऊपर एंगल्स थे और आइसोमेट्रिक लाइंस के ऊपर लेंथ थी, सिर्फ वो मेजर किए हैं और उन्हीं लेंस को यूज करके हम लोगों ने ट्राइंगल बना लिया। तो ये जो सी क्यू था कि आप देख रहे हो आइसोमेट्रिक लाइन के ऊपर लेंथ है, तो हमने आइसोमेट्रिक लाइन के ऊपर ही लेंथ मेजर की और ट्रू आइसोमेट्रिक ट्रू से मेजर की और आइसोमेट्रिक पे ड्रॉ की, उसके बाद इनको आपस में जोड़ दिया। तो ट्राइंगल बनाने के लिए आपको ट्राइंगल की एजेस खुद से नहीं बनानी, आपने उसके कॉर्नर पॉइंट्स अचीव करने हैं और कॉर्नर पॉइंट्स अचीव करके हम लोगों ने उसको बना लेना है। ए बी जो था वो
हॉरिजॉन्टल ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। ट्रू में अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस क्या आ रहा है, तो ए भी हम लोगों ने डायरेक्ट बना लिया था, बाकी दो एजेस हमने खुद से नहीं बनाए। उसके बाद आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। इसको भी बनाने का तरीका बड़ा आसान है। इसमें आपके पास 4 एजेस हैं। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? क्या सर? चल, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक एज जो है वो पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस के है, बाकी 3 एजेस पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस नहीं है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक रेक्टेंगल बना लेंगे इसके अराउंड। रेक्टेंगल हमने बना लिया AFEB। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल को आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं आइसोमेट्रिक में। उसके बाद डी पॉइंट तक पहुंचना बड़ा आसान है। आप ये ईडी लेंथ मेजर करोगे और यहाँ पे स्मॉल ईडी से डी पॉइंट तक पहुंच जाओगे। उसके बाद आप क्या करते हो कि सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लोग 2 कर्व्स बनाते हैं। 2 कर्व्स बनाने, ये आप देखोगे कि हमने पी और क्यू पॉइंट बनाया है इसके फ्रंट व्यू, पी और क्यू पॉइंट। तो पी और क्यू पॉइंट बनाने के बाद इस सी पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्यू पॉइंट पे पहुंच गई, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, पी पॉइंट पे पहुंच गई। तो आइसोमेट्रिक व्यू में अब आपने क्या करना है कि क्यू ई जो लेंथ है, क्यू ई लेंथ मेजर करनी है और ई पी लेंथ मेजर करनी है। स्मॉल क्यू स्मॉल पी पॉइंट आपने अचीव किया, फिर आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के ये सी पॉइंट तक पहुंच गए। तो हम लोगों ने अब क्या किया कि हम लोगों ने सारा जो कुछ रखा है वो हम लोगों ने आइसोमेट्रिक व्यूज के पैरेलल में ही सब कुछ रखा है, आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल में। उसके नॉन पैरेलल में हम कभी भी नहीं गए। जितनी भी लाइंस हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्रॉ की हैं, एक DE लाइन है जो हमने एक्स्ट्रा यूज की है, एक ये QC है और एक CP है। ये सारी लाइन जो है ये आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल में है। इन्हीं को यूज करके हम लोग सी पॉइंट तक पहुंचे हैं और डी पॉइंट हमने बनाया है। उसके बाद हम इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। कितना टाइम रह गया है मीटिंग में? शो नहीं हो रहा? चलो आगे चलते हैं। सर काइंडली वो अटेंडेंस लगा दें, मेरा नेट इशू आ रहा था इसीलिए मैं इस वक्त ज्वाइन नहीं कर सका। यस सर, मेरा भी नेट का इशू था सर। सर अटेंडेंस चलो मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, लेक्चर खत्म होना उसके बाद अटेंडेंस लगाता हूँ। उसके बाद आप कहाँ आ जाते हो, हेक्सागोन पे आ जाते हो। हेक्सागोन बनाना भी बड़ा आसान है। हेक्सागोन के राउंड आप क्या करोगे, एक स्क्वायर बना लोगे या रेक्टेंगल बना लोगे। उसके बाद आपने ये जो कॉर्नर से आपकी जो डिस्टेंसेस है ये आपने मेजर कर लेने हैं और उसी रेक्टेंगल का आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। कॉर्नर्स के आपने पॉइंट्स अचीव करने हैं और आपस में ज्वाइन कर देना है। सिंपल सी चीज है। ये सर्कल थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी सब कुछ सिंपल है। सर्कल बनाने का क्या तरीका है जी, shows the front view of a circle whose surface is parallel to vertical plane, draw the isometric view। आपको एक सर्कल की ड्राइंग शो हुई भी है, पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन है ये, तो ठीक है सर्कल हमारे पास आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल के गिर्द हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बनाने के बाद आप उस स्क्वायर का प्रोजेक्शन बनाओगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी है। अगर ये फ्रंट व्यू है तो ये वाला प्रोजेक्शन बन गया, टॉप व्यू है तो ये वाला प्रोजेक्शन बन गया। स्क्वायर का प्रोजेक्शन बनाना बड़ा आसान है। तो उसके बाद आपका क्या है जी, एनक्लोज द सर्कल इन अ स्क्वायर टचिंग इट इन पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4। तो जो सर्कल है वो आपका 1 2 3 एंड 4 इन पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपके पास हमने स्क्वायर बनाया जो सर्कल को 1 2 3 4 पे टच कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रॉ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कटिंग द सर्कल इन पॉइंट्स 5 6 7 एंड 8। उसके बाद हमने डायगोनल्स बनाए, ये डायगोनल्स बना दिए, नजर आ रहा होगा आपको। ये सर्कल को 5 6 7 और 8 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का हमने आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया। एंड ऑन इट मार्क द मिड पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 ऑन इट साइड। आपने आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 2 3 और 4 जो पॉइंट्स हैं इनको मार्क करेंगे। आपका जो AD साइड आपकी बनी थी इसके सेंटर पॉइंट पे 4 बनेगा, AB के सेंटर पॉइंट पे 1 बनेगा, BC के सेंटर पे 2 और DC के सेंटर पे 3। तो आपको सर्कल के 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बाकी के भी 4 पॉइंट्स ले लेने हैं, 5 6 7 और 8, ताकि हमारा सर्कल बनाना आसान हो जाए। Obtain the points 5 6 7 and 8 and as on the diagonals as explained in problem 17-5।
तो 17-5 प्रॉब्लम अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखो इसमें हम लोगों ने ये जो सी पॉइंट जिस तरह अचीव किया था उसी तरह हम लोग ये 5, 6, 7 और 8 पॉइंट अचीव करेंगे। यहाँ पे आप देखो हमने वो लाइंस लगा ली हैं, ये वाली जो 2 लाइंस, ये सारों में लाइंस का डिस्टेंस सेम है। आपने ये डिस्टेंस मेजर कर लेना है। इसको हम लोग कोई नाम दे देते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग सपोज जी कह देते हैं। तो ए जी जो लेंथ है वही ये वाली लेंथ होगी और इसी तरह आपने चारों तरफ की लेंथ मेजर कर लेनी है। उसके बाद इस व्यू में आपने वही वाले पॉइंट्स ड्रॉ करके ये वाले पॉइंट्स आपने अचीव कर लेने, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक तरीका इसका ये है कि आप सिर्फ एक लाइन एक साइड की लेंथ मेजर करो और डायगोनल बना लो। जैसे मैंने ए सी का डायगोनल इसने बना लिया, उसके बाद एक साइड का लेंथ मेजर करके वहां से वर्टिकल लाइन बनाइए, आपके पास 5 पॉइंट आ जाएगा जो डायगोनल पे कट हो रहे हैं, 6 आ जाएगा, 7 और 8 आ जाएगा। इस तरह करके आपने 5, 6, 7 और 8 पॉइंट्स अचीव कर लेने हैं। तो आपके पास अब 8 पॉइंट्स हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपने इन पॉइंट्स को हाथ से ही कर्व की फॉर्म में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, after determining the position of one point, draw through it line parallel to the side of the rhombus and obtain the other 3 points. Draw a neat, एक पॉइंट आपने अचीव करके उसी के पैरेलल में इसने जो तरीका लगाया उसने एक पॉइंट अचीव किया 5, फिर आप उसने पैरेलल लाइन लगाई, डायगोनल बना लिया, उसके बाद पैरेलल लाइन ये लगाई। अगर आप देखो तो ये पैरेलल लाइन डायगोनल पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो आपका 6 पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह इसके बीसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करो 6 पॉइंट से, तो ये जो डायगोनल पे कट कर रहा है वो 7 पॉइंट हो जाएगा और वो 8 पॉइंट हो जाएगा। इस तरह करके उसने चारों पॉइंट अचीव कर लिए, जो भी तरीका आपको आसान लगे। उसके बाद ड्रॉ नीट एंड स्मूथ कर्व पासिंग थ्रू द 8 पॉइंट्स। अब आपने हाथ से ही कर्व बना लेनी है जो इन 8 पॉइंट से गुजर रही हो। किस तरह गुजरेगी? 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 5, 1, ये आपकी कर्व है। 1 से 6, 6 से 2, 2 से 7, 7 से 3, 3 से 8, 8 से 4, 4 से 5, 5 से 1। तो ये आपके एक सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बन जाता है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है जी कि आप हाथ से बनाते हो। ठीक है, इक्लिप्स बनता है और आप हाथ से इसको ड्रॉ करते हो। इसका जो आसान जो सही तरीका है जिसमें आपका एग्जैक्टली इक्लिप्स बनेगा वो आपका 4 सेंटर मेथड होता है। ठीक है, टॉप व्यू कैसे बनेगा वो भी उसने बता दिया, ये भी आपको समझ आ गई होगी। टॉप व्यू इतना मुश्किल नहीं है, सर्कल का आपने रोम्बस बनाना है बस, और उसके बाद आपने सॉरी ये इस वाले स्क्वायर का आपने रोम्बस बनाना है, जैसे ये बन गया, और इस रोम्बस के थ्रू आपने सर्कल बना लेना। जो असल मेथड है वो 4 सेंटर मेथड है जो ज्यादा एक्यूरेट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द स्क्वायर। पहली बात होगी स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बना लिया आराम से। Draw perpendicular bisectors of the sides of the rhombus intersecting each other on the longer diagonal at point P and Q. तो आपने perpendicular bisectors बना लेने हैं। पहले मैं आपको ये बना के एक दफा दिखा देता हूँ ताकि आसानी लग जाए, समझ आ जाए आपको। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने ये रोम्बस बना लिया,